नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं आपका मित्र हुकम सिंह गुनावत, महाराजा कंपटीशन क्लासेस करौली। तो देखिए दोस्तों, संस्कृत भाषा शिक्षण की सीरीज चल रही है और जो भी विद्यार्थी हमारे इस महाराजा कंपटीशन क्लासेस के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वो हुकम सिंह गुनावत नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक चीज़ मैं पहले ही कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप वीडियो देखते हो तो देखने में इतने लीन हो जाते हो कि लाइक तक नहीं करते हो, तो लाइक जरूर किया करो यारों। तो देखिए, प्राचीन शिक्षण विधियां हमने पढ़ी, उसके बाद में संस्कृत भाषा शिक्षण की नवीन शिक्षण विधियां चल रही हैं। नवीन या आधुनिक शिक्षण विधियों में ये हमारा तीसरा शिक्षण विधियों का वीडियो है जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। ध्यान लगाएं मित्रों, तो ये विधि हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को हम जानते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट क्या कहेंगे साथियों, मेथड। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। ठीक, क्या क्या सवाल प्रत्यक्ष विधि को लेकर हमारी एग्जाम में बन सकते हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान लगाएं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है दोस्तों कि जो प्रत्यक्ष विधि है इस विधि के कई उपनाम हैं। सबसे पहले आपको ये उपनाम आने चाहिए। प्रत्यक्ष विधि को किस किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना मेरे साथियों, इस विधि को निर्वाद विधि भी कहते हैं। निर्वाद, प्रत्यक्ष विधि को निर्वाद विधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी प्रत्यक्ष विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाद विधि भी कहते हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, इसी विधि को याद रखना सुगम विधि भी कहा जाता है। सुगम और विधि पूछ सकता है एग्जाम में। तीसरा इसका उपनाम है दोस्तों, इसी विधि को याद रखना प्राकृतिक। प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से जिस प्रत्यक्ष विधि को हम लोग पढ़ रहे हैं इसके तीन उपनाम हैं। इसे निर्वाद विधि भी कहते हैं, अच्छा इसी को हम सुगम विधि कहते हैं और इसी को प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, पूछेगा प्रत्यक्ष विधि को अन्य किस नाम से भी पुकारते हैं, तो निर्वाद विधि, सुगम विधि या प्राकृतिक विधि इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। किसको, प्रत्यक्ष विधि को। अब बात आती है मित्रों, जो प्रत्यक्ष विधि है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि के याद रखना भारत में प्रवर्तक, ये तो हो गया साथी अपना भारत, ठीक है, और इधर हो गया क्या, विश्व। ठीक, यानी भारत और विश्व हो गया। भारत में इस विधि के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखना मित्रों, भारत में इसके प्रवर्तक हैं प्रोफेसर वोकील। यानी प्रोफेसर कौन है मित्रों, वोकील। ठीक है, वोकील को भारत में प्रवर्तक माना जाता है। जबकि मैं विश्व स्तर की बात करूं तो विश्व में इस विधि को सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाले माने जाते हैं गुइन। कौन माने जाते हैं साथियों, गुइन। तो ये दो बिंदु आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से देखें, प्रत्यक्ष विधि आप पढ़ रहे हैं, इसे अंग्रेजी में हम डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। प्रत्यक्ष विधि के कई उपनाम हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला नाम है, इसे निर्वाद विधि भी कहते हैं, निर्वाद विधि। दूसरा है, इसे सुगम विधि के नाम से भी पुकारा जाता है। तीसरा है, इसे प्राकृतिक विधि के नाम से भी पुकारा जाता है।
तो प्रत्यक्ष विधि के 3 नाम हो गए, निर्वात, सुगम, प्राकृतिक। अब बात करते हैं इसके प्रवर्तकों की। तो विश्व में इसके प्रवर्तक माने जाते हैं गुइन, और भारत में इसके प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों प्रोफेसर वोकील। प्रोफेसर कौन? वोकील। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखेंगे। अब देखें, अच्छा आगे देखते हैं। देखिए ये जो विधि है, तो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि इस विधि के जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक, इस विधि के क्या साथी हो? प्रवर्तक। अच्छा ये प्रवर्तक याद रखना, मैंने बताया अभी आपको, जैसा कि यह हमने चर्चा की थी कि इस विधि के इधर विश्व लिख लेते हैं। विश्व में प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, और भारत में इस विधि को किसने प्रारंभ किया? भारत में इसके प्रवर्तक कौन है? ठीक, तो इसमें याद रखना, अभी मैंने बताया आपको गुइन, यानी गुइन इसके क्या माने जाते हैं साथियों? प्रवर्तक माने जाते हैं। वो विश्व में प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक ऐसे प्रारंभ करने वाले हैं गुइन, याद रखना दोस्तों गुइन। अच्छा भारत में इस विधि को प्रारंभ करने वाले मैंने अभी बताए थे प्रोफेसर कौन हो जाएंगे साथियों? वोकील, प्रोफेसर वोकील। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं कि विश्व में इस विधि को कब प्रवर्तित किया गया। तो याद रखें मित्रों, विश्व में ये विधि 1901 में प्रारंभ की गई, यानी 1900 कितने में? 1 में प्रारंभ की गई थी विश्व में। और कहाँ प्रारंभ हुई मित्रों? तो फ्रांस में प्रारंभ हुई, ये भी याद रखना। यानी प्रत्यक्ष विधि की शुरुआत जो हुई है साथियों, वो फ्रांस से हुई है, 1901 में हुई है। किसने की है? गुइन ने की है। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रांस में इसकी शुरुआत तो हुई मित्रों, लेकिन याद रखना ये जो शुरुआत फ्रांस में हुई इस विधि की, वो किस भाषा शिक्षण में हुई? तो याद रखें अंग्रेजी भाषा सिखाने में, अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए, यानी मैं कह सकता हूं कि अंग्रेजी भाषा शिक्षण में इसका प्रयोग हुआ सबसे पहले विश्व स्तर पर। आइए साथियों भारत की बात करते हैं। भारत में इसके प्रवर्तक है प्रोफेसर वोकील। ठीक है, भारत में इस विधि की जो शुरुआत हुई है मित्रों 1951 में हुई। 1900 कितने में हुई मित्रों? 51 में हुई। और याद रखना भारत में जो इसकी शुरुआत हुई है वो ये साथियों मुंबई। कहाँ से शुरुआत हुई? मुंबई, यानी मुंबई से शुरुआत हुई है इसकी। और भारत में जो इसकी शुरुआत हुई है मित्रों वो हुई है संस्कृत भाषा शिक्षण में। किसमें हुई मित्रों? संस्कृत भाषा शिक्षण में इसकी शुरुआत हुई। तो यहाँ पर मैंने बात की है प्रत्यक्ष विधि आप पढ़ने जा रहे हैं, इसे अंग्रेजी में हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसके उपनाम हम पहले पढ़ चुके हैं। इसे प्रत्यक्ष विधि को प्राकृतिक विधि, सुगम विधि, निर्वात विधि नामों से भी जाना जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक। तो विश्व लेवल पे हम बात कर रहे हैं, विश्व में यह विधि गुइन ने प्रारंभ की, और गुइन ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया फ्रांस में 1900 कितने में किया मित्रों? 1 में किया। और किस भाषा के शिक्षण में, कौन सी भाषा सिखाने में किया? तो अंग्रेजी भाषा का शिक्षण कार्य कराने में किया। अच्छा इसके बाद में भारत की बात करें, भारत में इस विधि के प्रवर्तक प्रोफेसर वोकील माने जाते हैं, और इन्होंने इस विधि को प्रारंभ किया 1951 में। और कहाँ किया? मुंबई में। किस भाषा के शिक्षण में, कौन सी भाषा सिखाने में किया? तो संस्कृत भाषा शिक्षण में किया। मुंबई में भी मैं आपको बता दूं, मुंबई में विश्वविद्यालय था मित्रों, जिसका नाम था अल्फ्रेड। विश्वविद्यालय का नाम क्या था? अल्फ्रेड
स्टोन हाई स्कूल। तो याद रखना मित्रों, भारत में प्रत्यक्ष विधि 1951 में प्रारंभ हुई, मुंबई में प्रारंभ हुई। प्रोफेसर वकील भारत में इसके प्रवर्तक हैं। संस्कृत भाषा के शिक्षण में इसको प्रारंभ किया गया। और मुंबई में भी किस विश्वविद्यालय में, तो एल्फिनस्टोन हाई स्कूल विश्वविद्यालय में से प्रारंभ किया गया। तो इस तरह से हमें याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखिए, अब देखते हैं मित्रों इस विधि की कुछ विशेषताएं। अच्छा, इस विधि के समर्थक कौन थे? याद रखना मित्रों, भारत में इसके प्रवर्तक की मैंने बात की, तो प्रवर्तक कौन बताए थे साथियों? प्रवर्तक हमने बताए थे आपको, क्या कौन बताए थे? प्रोफेसर वकील। अच्छा, ये प्रवर्तक थे प्रोफेसर कौन? वकील, ठीक है। लेकिन याद रखना, इनके समर्थक की हम बात करें, परीक्षा में पूछ लिया जाए, समर्थक देखना साथियों, समर्थक कौन थे? यानी प्रत्यक्ष विधि के समर्थक। भाई ऐसा कहने वाले कौन थे कि प्रोफेसर वकील ने इस विधि को चलाया है, ठीक है, बहुत अच्छा किया, अच्छी विधि है। समर्थन, सपोर्ट करने वाले, तो समर्थक कौन थे? प्रत्यक्ष विधि के समर्थक माने जाते हैं मित्रों जेफरसन गेटे। तो याद रखना दोस्तों, जेफरसन गेटे, इन्हें इस विधि का क्या माना जाता है? समर्थक माना जाता है। लेकिन याद रखना मित्रों, कुछ विरोधी भी होते हैं। तो किन किन ने इस विधि का विरोध किया? याद रखें, कौन कौन इस विधि के विरोधी थे? तो विरोधियों की बात कर लेते हैं। तो देखो, इससे पहले जो विधि मैंने आपको पढ़ाई थी, विधि पढ़ी थी आपने, पाठ्य पुस्तक विधि, और भी हम पढ़ते हैं। तो याद रखना मित्रों, देखेंगे आप, भंडारकर विधि भी इसी तरह से हमने प्राचीन विधियों में पढ़ी थी। भंडारकर विधि में मैंने आपको पढ़ाया था, भंडारकर की है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, और उस विधि में समर्थक थे वामन शिवराम आपटे। वहाँ जो उस विधि के समर्थक थे, प्रवर्तक थे, वही इसके प्रवर्तक थे। कुल मिला के भंडारकर विधि जिनकी है वो इसके विरोधी हैं। तो एक तो हो जाएंगे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों जो विरोधी थे? दूसरे थे वामन शिवराम आपटे, एक ही नाम है मित्रों। तो इस तरह याद रखना, ये इस विधि के विरोधी माने जाते हैं। कई से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम शिक्षण विधियों को पढ़ रहे हैं, इसीलिए वीडियो को 3-4 बार देखें और साथ में नोट्स बनाते चलो साथियों। अगर आपको रीट का एग्जाम फाइट करना है तो, क्योंकि शिक्षण विधियों के 15 प्रश्न संस्कृत व्याकरण में, 15 हिंदी में आते हैं। और मैं इस चीज़ को आपको कहता हूँ कि 12 से ऊपर ही आप प्रश्नों को करोगे अगर इस तरह से आपने पूरी शिक्षण विधियों को याद किया तो। एक एक वीडियो को देखें, एक भी वीडियो हाथ से नहीं निकल जाए, नोट्स बनाते रहें। और आगे एग्ज़ाम कब होगी कब नहीं होगी इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखें मित्रों, कभी ना कभी तो होगी, तैयारी में जुटे रहें। जिनकी रेगुलरिटी होती है वही बाजी मारते हैं, याद रखना। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, इसके प्रवर्तक प्रोफेसर वकील भारत में ये थे। समर्थक थे जेफरसन गेटे, लेकिन विरोधी भी थे भंडारकर विधि जिन्होंने दी थी, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, वामन शिवराम, इसके क्या माने जाते हैं? विरोधी। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखें दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस विधि की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या खासियत है। तो सुनिए, सबसे पहली विशेषता है मित्रों कि ये जो विधि है ये सबसे भाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। भाषा शिक्षण की कैसी विधि है साथियों? श्रेष्ठ विधि है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है प्रत्यक्ष विधि। इससे पहले मैंने आपको पाठ्य पुस्तक विधि पढ़ाई थी। पाठ्य पुस्तक याद रखना, कौन सी विधि? पाठ्य पुस्तक विधि आपने पढ़ी थी अगले वीडियो में। ये विधि याद रखना, भाषा शिक्षण की हमने बताया लोकप्रिय विधि है। कैसी विधि है मित्रों? लोकप्रिय। तो दोनों प्रश्नों को अच्छे से याद रखना है। भाषा शिक्षण की लोकप्रिय विधि कौन सी है? पाठ्यपुस्तक विधि। कौन सी विधि है साथियों? पाठ्यपुस्तक विधि। ये भाषा शिक्षण की लोकप्रिय विधि है। और प्रत्यक्ष विधि ये भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। आगे देखते हैं। अच्छा, भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में याद रखना क्या होता है मित्रों? इस विधि में मातृभाषा का अभाव होता है। मातृभाषा का क्या रहता है मित्रों? अभाव। ये बहुत ही अच्छा कोटेशन हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब विद्यार्थियों को भाषा शिक्षण की शिक्षा दी जाती है तो मातृभाषा का उपयोग नहीं करते हैं। डायरेक्ट मेथड है। देखिए, डायरेक्ट है मित्रों। डायरेक्ट का मतलब है सीधे ही उसी भाषा में भाषा का शिक्षण कराया जाता है। यानी भाषा का शिक्षण उसी भाषा में कराया जाता है। भाषा शिक्षण उसी इकाई में भाषा शिक्षण उसी भाषा में कराया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पूर्वी राजस्थान की हम बात करें, विशेषकर हम करौली के निवासी हैं, तो अंग्रेजी का प्रचलन बहुत कम है। तो विद्यालय में जब अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पर जोर भी कम दिया जाता है और लोगों की पकड़ भी कम है इधर अंग्रेजी पर। ऐसा नहीं है शेखावाटी की तरह। तो देखिएगा, जैसे ही अंग्रेजी पढ़ाता है अध्यापक तो अंग्रेजी को ट्रांसलेट करता है हिंदी में करता है। फिर यह अपनी ग्रामीण भाषा में, मातृभाषा में प्रत्येक शब्द का अर्थ बताता है, तो मातृभाषा में बताता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इस विधि में क्या होता है? डायरेक्ट अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में ही बताया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए दैट, यहाँ बता दिया दैट। अब दैट का अर्थ होता है तो यहाँ फिर अंग्रेजी ही इस्तेमाल होगी। दैट मीन बोल दिया वो लस्सी। इस तरह से याद रखना मित्रों, बताया जाता है किसको? अंग्रेजी भाषा को। या मान लीजिए संस्कृत की हम बात कर रहे हैं, संस्कृत की, तो संस्कृत फिर संस्कृत ही बोलनी होगी। यानी संस्कृत टू संस्कृत। विद्यार्थियों को जब संस्कृत भाषा का अध्यापन कार्य कराएगा शिक्षक तो संस्कृत भाषा ही बोलेगा। विद्यार्थियों से कहेगा अत्र, बोला यहाँ, ये नहीं बोलेगा कि यहाँ अत्र, ऐसे कहेगा, है ना, अत्र आगच्छ, जो भी बोलना होगा उसे, तो यहाँ ये। तो इस तरह से याद रखना है, भाषा शिक्षण उसी भाषा में होता है। यानी बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं साथियों, तो अंग्रेजी बोलते हैं। लिखना करना सारा कुछ अंग्रेजी में होता है। विद्यार्थियों को अपनी भाषा बोलने पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी जाती है। तो डायरेक्ट मेथड यही कहता है कि भाई जिस भाषा को पढ़ा रहे हैं तो उसी भाषा में भाषा शिक्षण कार्य कराओ, दूसरी भाषा में ट्रांसलेट मत करो। तो मातृभाषा का क्या होता है? अभाव होता है। लेकिन याद रखना मित्रों, अब जैसे हम ऐसा नहीं कर सकते, छोटा जो बच्चा है वो प्रारंभ से ये कार्य सीख सकता है। इसीलिए प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी विधि है। कौन सी कक्षाओं के लिए मित्रों? प्राथमिक, यानी प्राथमिक स्तर के लिए। याद रखना किस स्तर के लिए? प्राथमिक कह सकता हूं मैं। कौन से स्तर के लिए? प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस विधि को याद रखना मित्रों, प्राथमिक स्तर के लिए क्या माना जाता है?
उपयोगी माना जाता है। किस स्तर के लिए? प्राथमिक स्तर के लिए। कैसा माना जाता है? उपयोगी। अब देखो इस विधि के कई गुण भी हैं मित्रों। जैसे कि गुणों की मैं बात करूं तो इस विधि के गुणों में हम कह सकते हैं, इस विधि का एक तो यह गुण है कि विद्यार्थी को दो भाषाओं का ज्ञान होना कतई जरूरी नहीं है, यानी वो केवल एक ही भाषा से काम चला लेता है, क्योंकि डायरेक्ट सीखता है भाषा को। ये इसका एक बढ़िया गुण है, डायरेक्ट सीखता है। दूसरी बात यह है कि ये जो है प्रत्यक्ष विधि, याद रखें मित्रों, प्रत्यक्ष विधि में विद्यार्थी जब सीखते हैं, कोई भी विषय का ज्ञान जब विद्यार्थी प्राप्त करते हैं तो वो डायरेक्ट सीखते हैं, इसलिए वो ज्ञान स्थायी भी हो जाता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि उनकी बोलचाल की भाषा में भी आ जाती है वो, क्या वो भाषा बोलचाल। जैसे संस्कृत है तो संस्कृत ही बोलेंगे, संस्कृत ही लिखेंगे तो बोलचाल में भी आ जाती है, यानी रूटीन में आ जाती है। लेकिन इससे कुछ नुकसान भी है मित्रों, कुछ दोष भी हैं इसके। क्या दोष है? देखिए, दोष यह है साथियों कि इस विधि के द्वारा हमारी जो मातृभाषा है, मातृभाषा का इसमें अभाव रहता है, यानी विद्यार्थी मातृभाषा जो है इसका क्या रहता है साथियों? अभाव रहता है, तो मातृभाषा से उसकी पकड़ हट जाती है। दूसरी बात यह है, मातृभाषा से क्या हट जाती है? पकड़ हट जाती है। दूसरी बात यह है कि समझने में थोड़ी कठिनाई आती है, समझने में, यानी प्रारंभ में थोड़ी ऐसी लगती है कि हम समझ ही नहीं पाएंगे। समझने में ज्यादा कठिनाई तो मैं नहीं कह सकता हूँ, थोड़ी कठिनाई, यानी प्रारंभ में थोड़ी कठिनाई महसूस करता है विद्यार्थी, बाद में फिर सभी ढल जाते हैं। तो इस तरह याद रखना दोस्तों, ये थी हमारी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को पूरा का पूरा याद कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।